हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम बस आने ही वाले हैं जून 25 में सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों की। तो मैं सीएम मोहित श्रीवास्तव एवीजे अकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर गया हूँ ये स्पेशल सीरीज जो आपकी तैयारी को बहुत पुख्ता कर देगी और बहुत स्ट्रांगली आपको आगे बढ़ाएगी अपने एग्जाम में श्योर शॉर्ट सक्सेस पाने के लिए। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और इन सारे लेक्चरों को अच्छे से रिवाइज करना है, देखना है, बार बार देखना है। कोई डाउट आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सेपरेटली इन चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, उससे भी ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप सुन लेंगे सिर्फ और मेरे साथ देख लेंगे, अपने पास नोटबुक खोल लेंगे जो स्टडी मैट है हमारा, और बस आप सुनते रहेंगे, तो वो चैप्टर जो आप 3 घंटे में खत्म करते वो यहाँ पर हम 1 घंटे में खत्म करने वाले हैं, और वो भी पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाने के लिए की जा रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने अपने इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। जी हाँ, 3.1 बचा हुआ है, वो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, बट इसके अलावा हमने अपने सारे चैप्टर सब खत्म कर लिए हैं, चाहे वो मॉड्यूल 3 के 3.2 हो और 3.3 आज हम कर लेंगे। उससे पहले मॉड्यूल 2 के जो भी हमारे मार्केट वाले चैप्टर है वो सारे हो गए हैं। उससे पहले हमारे जो फंडामेंटल वाले चैप्टर है वो सारे हम खत्म कर चुके हैं अभी तक। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा को। तो आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, हमारे पास है पॉइंट नंबर 3.3 यानी टॉपिक नंबर 3.3 जो हमारी स्टडी मैट का है, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर एडवांटेज वगैरह होते हैं, वो सारा हमने कवर कर लिया है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जो दुनिया में चल रही हैं, जो और किस किस प्रकार से किन किन लोगों को हेल्प के लिए काम कर रही हैं, उनमें कुछ हमें पढ़नी है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूंगा। आइए देखते हैं। तो पहले कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो इसे क्या बोला गया, ये ध्यान रखना, ये है एग्जाम का क्वेश्चन जो बन सकता है कि किसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोला गया है, कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, एसबीआई को, या फिर कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, कमर्शियल बैंक, नन ऑफ द अबव, ऐसा करें कोई भी ऑप्शन 4 ऑप्शन बना देगा। आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसे बोला गया, कमर्शियल बैंक को, ध्यान रखना, क्योंकि कमर्शियल बैंक है जो हमें जोड़ता है। हमें जोड़ता है मतलब ये एक तरीके इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। ये क्या करता है, डिपॉजिट हमारे अपने पास कलेक्ट करता है और जिसको पैसा चाहिए होता है उसको लोन प्रोवाइड करता है। हम तो डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं ना, हम नॉर्मली बिजनेसमैन को लोन नहीं दे रहे हैं, हम किसके थ्रू दे रहे हैं, एक हमारे बीच में एक इंटरफेस है, एक इंटरमीडियरी है, वो कौन है, वो कमर्शियल बैंक है। वो हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है, अपना एसबीआई भी हो सकता है, वो एचडीएफसी भी हो सकता है, वो एक्सिस भी हो सकता है, वो कोटक भी हो सकता है, वो कोई भी फेडरल बैंक भी हो सकता है। तो ये सब हमारे जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक, यानी आरबीआई के अलावा बाकी सारे जो बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, पहली बात। और ये हमारे और जो बिजनेसमैन जो लोन लेने आए, डिपॉजिटर है और जो लोन लेने आया है, बोरोअर है, उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। इसे बोला गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। हम पैसा का लेन देन कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ बैंक के थ्रू। तो इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द सरप्लस यूनिट एंड लैंड दीज फाइनेंशियल रिसोर्स टू द डेफिसिट यूनिट, यानी कि अल्टीमेटली जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जिनके पास सेविंग पड़ी है, वो अपना पैसा बैंक में रखेंगे और बैंक वाले क्या करेंगे, उसको जिसको जरूरत है उसको लोन की तरह पहुंचा देंगे। ये बात हो जाती है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है। ये ध्यान रखना भाई, एपेक्स बॉडी किसे बोला गया है, सुप्रीम बैंक किसे बोला गया है, बैंकों का बैंक, यानी बैंकों के पिताजी किसे बोला गया है, तो आरबीआई को बोला गया है। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। आई होप ये बात आपको याद हो चुकी होगी अब तक। तो ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री, इट कंट्रोल, रेगुलेट एंड सुपरवाइज। तो आरबीआई क्या क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है सारी एक्टिविटीज जो होती है किसकी, बैंक्स की, एंड जो भी बैंकिंग सिस्टम की होती है। तो ध्यान रखना, जो भी रेगुलेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है, ये कौन करता है, सारी की सारी हरकतें ये आरबीआई करता है, ये सेंट्रल बैंक करता है। इन आवर कंट्री द सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1935। तो ये ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आरबीआई के बारे में बात है, कब पैदा हुआ था, तो ये तो हमें याद होना चाहिए ना अपने सुप्रीम बैंक के बारे में। तो एटलीस्ट बाकी सारे बैंक कब पैदा हुए हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने आरबीआई से मतलब है वो कब पैदा हुआ, इसकी डेट तो हमें याद रख ही लेनी चाहिए एटलीस्ट। तो सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1935 अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट। तो जब ये चालू हुआ तो कैसे थे, प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत चालू हुआ था। बट इट वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1949। तो इसको कब नेशनलाइज किया गया, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया और स्टैब्लिश कब किया गया। स्टैब्लिश किया गया ये 1935 में, 1935 में, और इसको नेशनलाइज कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका, 1949 में, 1949 में, ठीक है, आज़ादी के 2 साल बाद। एंड नेम्ड एज आरबीआई, उसका नाम पड़ गया आरबीआई। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, आइए देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी को करता है, प्रिजर्व करता है।
प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है, इंश्योर करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ज़्यादा महंगाई ज़्यादा सस्ता ही ना हो जाए। प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल को बढ़ावा देता है, चलो भाई तुम लोग भी आगे बढ़ो बैंकों के साथ साथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो बात करता ही कहीं ना कहीं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नाम से जो मैंने हाईलाइट करे हैं पॉइंट्स, इनको ही आप ध्यान रखेंगे तो आप पहचान जाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या कार्यक्रम करता है। देखो सबसे पहले नोट इशू करता है भाई साहब। आरबीआई क्या करता है, नोट इशू करता है। जो हमारे पास करारे करारे नोट होते हैं ना, जिनसे हम मस्ती करते हैं जीवन में अपने, कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं, जो नोट होते हैं वो कौन इशू करता है, वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी सरकार है, हम लोगों का बैंक कौन है, अपने अपने जो भी हमारे बैंक अकाउंट है वो क्या है, हमारे बैंक से एक तरीके से, मतलब कि एसबीआई हो सकता है, किसी का पीएनबी हो सकता है, किसी का कैनरा हो सकता है, किसी का आईसीआईसीआई हो सकता है, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के। ठीक है, उसी प्रकार से सरकार के लिए बैंक कौन है, सरकार को अगर जरूरत पड़ती है पैसे की, सरकार को कुछ करना होता है, सरकार किससे बात करती है इन सब के बारे में, सेंट्रल बैंक से। आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई आप हमारे बैंक हो, जैसे हम जाते हैं अपने बैंकों के पास, ए बैंक आप हमारे बैंक हो, वैसे सरकार जाती है आरबीआई के पास, ए आरबीआई तुम हमारे बैंक हो। तो पहले इन दो पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक अलोन इज ऑथराइज्ड टू इशू द करेंसी नोट इन करेंसी। तो भाई देश के अंदर करेंसी इशू करने के लिए और नोट वाली करेंसी इशू करने के लिए कौन ऑथराइज है, सिर्फ सेंट्रल बैंक, सिर्फ आरबीआई ही ये हरकत कर सकता है। इट हैज द मोनोपोली ऑफ नोट इशू। तो भाई की क्या है, अपने मोनोपोली है। ठीक है, एंड नो अदर बैंक इज परमिटेड टू डू सो, और किसी बैंक की हिम्मत नहीं है कि कोई और ये काम कर सके आरबीआई के अलावा। इट ऑल्सो इनेबल्स सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो आपके मन में सवाल तो आते ही होंगे, बचपन में तो खैर आते ही होंगे कि अगर आरबीआई ही नोट छाप रही है तो क्यों वो हमारे देश में गरीब लोगों को परेशान कर रही है, सबके लिए नोट छाप दे और सबके मौज उड़ा दे जीवन में, नहीं तो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा हमारे देश। जो अमीर लोग हैं फिर वो भी गरीब होने के चांसेस पे आ जाएंगे। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में नोट की, उतने ही आरबीआई नोट छापता है। ठीक है, क्योंकि नोट छापना सिर्फ ऐसा नहीं कि रात को अरे कल 5 नोट छाप देंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। आरबीआई नोट छापती है, बदले में गवर्नमेंट से क्या करती है, बदले में गवर्नमेंट से अपना कुछ रिजर्व रखवाती है, गोल्ड रिजर्व रखवाती है कि जितने नोट छापने उसकी वैल्यू के बराबर की होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नोट छाप दोगे और कल को वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारे देश में, वो ज़्यादा नोट क्या हो जाएंगे, रद्दी के भाव नहीं हो जाएंगे, रद्दी हो जाएगी। तो कागज़ के लिए आपको एक आइसक्रीम लेने में जानी पड़ेगी 50 रुपये की, तो आपको बोरा भर के लेके जाना पड़ेगा। जैसे कुछ देश थे जो कि इन सब चक्करों में फंस गए थे। ठीक है, जिम्बाब्वे, आई गेस जिम्बाब्वे, केनिया, इस टाइप के जो देश थे वो फंस गए थे। अफ्रीका में भी शायद मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आता है, ऐसा कुछ हो चुका था। तो देखिए उन सबसे बचना, आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च पढ़ सकते हो इसके बारे में, तो बट एग्जाम के बाद देखना कि कौन सा देश है जिन्होंने ये हरकत करी थी और फिर उनका क्या हाल हुआ था। बैंकर टू गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये ध्यान रखना भाई, कौन है जो सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर से काम करता है, तो कौन है, वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो क्या करता है, ये सरकार के जो अकाउंट थे उनका अकाउंट मेंटेन करता है, जो भी फंड्स वगैरह होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, मनी रिसीव करता है, पेमेंट करता है गवर्नमेंट के, यहाँ सरकार को कहीं से पैसा मिलना होता है, सरकार को कहीं पे पैसा देना होता है, तो कौन करता है सारी हरकतें, आरबीआई। क्योंकि सरकार कैश तो नहीं लेगी ना, अल्टीमेटली कहाँ से आएगा पैसा, कैश लेती है, बट जो एक नंबर का पैसा होता है वो तो बैंक के थ्रू लेना पड़ेगा ना, तो किस बैंक में आएगा सरकार का पैसा, आरबीआई में आएगा। ठीक है, इट गिव्स वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस टू द गवर्नमेंट। ये है एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो एक स्कीम होती है वेज एंड मीन्स लोन ओवरड्राफ्ट एडवांस। तो ये एक स्कीम होती है जिसके तहत सरकार को अगर पैसा चाहिए होता है जरूरत पड़ने पर, सरकार इस लोन के थ्रू या इस स्कीम के थ्रू ज़्यादा पैसा लेती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बार सरकार जो होती है इसी स्कीम का इस्तेमाल करती है आरबीआई से पैसा लेने के लिए। वेज एंड मीन्स एडवांस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या लिखा है, वेज एंड मीन्स एडवांस, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, WMOD फैसिलिटी कहते हैं इसे। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांस OD फैसिलिटी। इट इशू न्यू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के बिहाफ पे नए नए लोन इशू कर देती है भाई, चलो कर दे कोई बात नहीं। पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम होता है। फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन उनके बिहाफ पे अंडरटेकिंग लेने का काम होता है। ठीक है, पेमेंट भी करती है। इट एक्ट द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऊपर ही बताया था, इन डीलिंग विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक या IMF से डीलिंग अगर करनी है तो सरकार के बिहाफ पे कौन सारी हरकत करने वाला है, अपना आरबीआई यानी अपना सेंट्रल बैंक। ठीक है, ध्यान रखना। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल मैटर, और सरकार को जो भी एडवाइस चाहिए होती है फाइनेंशियल मैटर में तो कौन सरकार की हेल्प करने जाता है, तो हमारा ये प्यारा प्यारा सेंट्रल बैंक ही जाता है। ठीक है, आ जाओ। और क्या फंक्शन होता है, बैंकर्स बैंक, ये वक्त कैसा होता है, बैंकर्स बैंक। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, जिसको भी जरूरत पड़ती है, जो भी अगर फंस जाता है कहीं पे अपने जीवन में, और जो भी अगर किसी बैंक के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं, सबके सब सेंट्रल बैंक के पास ही जाते हैं। ठीक है, एवरी बैंक मेंटेन सर्टेन मिनिमम ऑफ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन।
हमने देखा था कि हर बैंक को क्या करना होता है, कुछ लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बनाने होते हैं, ठीक है, जिसमें CRR और SLR का नाम भी आता है। तो ये CRR का पैसा जो होता है वो कहाँ रखना होता है और किसके कहने पे करना होता है, सब RBI यानी सेंट्रल बैंक के कहने पे करना होता है। तो ये सारी पॉलिसी वगैरह जो बनाते हैं ये कौन बनाते हैं, RBI बनाते हैं, सेंट्रल बैंक बनाते हैं कमर्शियल बैंकों के लिए। इट सर्व एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अब तो सब खत्म हो गया है, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मैं किसके पास जाऊं। बैंकों को अगर ऐसा लगता है तो जब बैंकों का सब कुछ खत्म हो चुका होता है, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता, तो वो थक हार के किसके पास जाते हैं, अपने लास्ट रिजोर्ट पे, यानी कि आखिरी जो होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो आखिरी तिनका जो होता है बैंकों की हेल्प करने के लिए वो कौन है, RBI है। तो वो वहां पे जाता है थक हार के। This help the commercial bank to overcome the problem of liquidity and will be able to meet the demand for withdrawal even times in a financial stringency। अगर बैंकों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, पैसा खत्म हो गया है या लोन नहीं दे पा रहे हैं, डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं और बैंक बंद होने वाले हैं, बैंक को बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो किसके पास जाएंगे वो हेल्प लेने के लिए, RBI के पास। इट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक, सेटल देयर इंटर बैंक अकाउंट। इसमें क्या मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि PNB और HDFC ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को कुछ पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में कौन एक्ट करेगा एज अ क्लियरिंग हाउस। अगर मान लो PNB को पैसा लेना है तो RBI के थ्रू पैसा लिया जाएगा, ये क्या है, क्लियरिंग हाउस है, यानी क्लियर करेगा एक दूसरे की पेमेंट को। तो कौन करता है, RBI करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑल कमर्शियल बैंक हैव अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, क्योंकि सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक है सबका अकाउंट किसके पास है, RBI के पास है, यानी सेंट्रल बैंक के पास है। सपोज करो कि आपने क्या लिखा, ये है मिस्टर ए, इसका अकाउंट है मान लो किसी HDFC बैंक में, ठीक है, और ये एक और बंदा है जिसका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, ठीक है, ठीक है, ये है बी। अब ए ने पैसे दिए बी को, यानी क्या दिया, चेक दिया, एक ए ने चेक दे दिया। अब ए ने जो चेक लिखा होगा उसके ए के पास तो 5 चेकबुक किसकी होगी, HDFC बैंक की होगी, लेकिन इसके तो एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी जो हम किसी दूसरे बैंक वाले बंदे को चेक नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ठीक है। तो HDFC वाला जो अकाउंट होल्डर है वो एक्सिस वाले को पेमेंट करना चाहता है, तो अब HDFC के अकाउंट से पैसे निकलेंगे और किसके पास जाएंगे, एक्सिस के अकाउंट में जाएंगे। तो अब ये होगा कैसे, ऐसे फ्रॉड होने के चांस रहेंगे, बट अल्टीमेटली एक दिन के जो ट्रांजेक्शन हो जाती है इसके पीछे किसका हाथ होता है, RBI का हाथ होता है। वो देखता है कि अच्छा यहाँ से पैसा यहाँ भेजना है, HDFC से पैसा काटना है और एक्सिस के अकाउंट में भेज देना है, फिर एक्सिस वाले ऑटोमेटिकली उस बंदे के अकाउंट में पैसा भेज दें जिसके बाद जाना था। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। ये लैंड ऑफ लास्ट मैं बता ही चुका, ठीक है। Central bank serve as a lender of last resort not only to commercial bank but also to discount houses and other credit institutions, ठीक है, ये चीज़ है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक ही जो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अभी हमने पिछले यूनिट में भी देखा था, जहाँ पर ये बताया गया था कि अगर क्या होता है, और बाकी आप भी 3.4 में भी देखेंगे कि अगर जनता के पास या बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा तो वो क्या करेंगे, जनता को ज़्यादा लोन दे देंगे, ठीक है। तो लोगों को ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो लोगों को ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई उतनी होगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, अल्टीमेटली डिमांड को कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो लोन का जो रेट है वो बढ़ा देंगे। तो समझ आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे आएगा। देखो ये है, ये मान लो कमर्शियल बैंक है, कोई सा भी बैंक का नाम रख लो, वो सारे क्या कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया सेंट्रल बैंक यानी RBI, और ये हो गई जनता, पब्लिक, ठीक है, ये हो गई पब्लिक। अब कमर्शियल बैंक के पास मान लो कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक 100 रुपए है, लेकिन RBI कहता है इस 100 में से आपको कितना, 30 रुपए तो मेरे पास जमा कर दो भाई, 30 रुपए मेरे पास जमा कर दो, बताया था ना, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की फॉर्म में, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो की फॉर्म में, CRR SLR के नाम पे RBI ने पैसा सेव करवा लिया। तो कमर्शियल बैंक के पास अब कितना एक्सेस बचा है सिर्फ लोन देने के लिए, 70। तो ये कितना लोन दे पाएगी जनता को, सिर्फ 70 रुपए, ठीक है। अब RBI को लग रहा है मार्केट में बहुत पैसा पहुंच गया, हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों के पास पैसा कम पहुंचाना है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो तो लोग कम डिमांड करेंगे। अब इनके पास 70 रुपये पहुंच गए, तो RBI ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, RBI ने क्या सोचा, RBI से एक काम करते हैं कि जो हम कमर्शियल बैंक से 30 रुपये रखवा रहे हैं, हम क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक एक काम करो, हमारे पास 30 की जगह क्या करो, तुम 50 रुपये जमा करो CRR और SLR के नाम पे, ठीक है, CRR और SLR के नाम पे 50 रुपये से अलग करके रख दो, ठीक है। तो अब इनके पास कितने पैसे बचे, सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास 70 की जगह सिर्फ कितने बचे, 50 बचे। अब जनता के पास कितना पैसा जाएगा, सिर्फ 50 रुपये जाएंगे। अब लोगों का पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, तो हो गया ना क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या होता है, लोन को कंट्रोल करना,
कम करना है या ज़्यादा करना है, ये क्या करा, कम करा। अगर ज़्यादा करना होगा, अगर आरबीआई को लग रहा है लोगों का पैसा कम है, तो एक काम करते हैं, इस 30 के लिए क्या कर देते हैं, इस 50 के क्या कर देते हैं हम लोग, 10 कर देते हैं सिर्फ। तो CRR और SRR के फॉर्म में सिर्फ 10 रुपये रखो, बाकी अब कितना पैसा बच गया कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए, 90 रुपीज़। अब लोग ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो क्या कंट्रोलिंग की नहीं की पैसे की ना, तो बस यही चीज़ है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा इजीली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इट कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कि कितना पैसा लोन के लिए जाएगा, कितना पैसा लोन के लिए नहीं जाएगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी इट टेक्स स्टेप टू रिड्यूस द क्रेडिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस केस में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब जो भी फॉरेन रिजर्व होता है वो किसके पास रखा होता है या कौन देख रेख करता है, किसकी कस्टडी में होता है, आरबीआई की कस्टडी में होता है। तो ये वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। ये एक डिफरेंस दे रखा है, इजीली समझ जाओगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का। जो ऊपर पढ़ के आए हो सारी की सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये सेल्फ रीड कर लेना। अब इसके अलावा इस चैप्टर में एक छोटी सी बात और है कि जो भी बैंक और आरबीआई के अलावा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो वर्क करते हैं, जो एज अ बैंक की तरह ही काम करते हैं, जनता को लोन देते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो कौन कौन से, उनके फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट 24 हमें पढ़नी है, ये 24 की 24 याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मेरा फोकस यहाँ पे उसी पे रहने वाला है, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, बाकी ऊपर ऊपर से ही पढ़ लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे नाम और सबके फॉर्म याद रखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। इधर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही याद करने के लिए बोलूँगा, बाकी आप पढ़ लो, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ पहचानना है। तो अगर आपको पढ़ा भी हो ना तो दिमाग में घंटी बज जाएगी क्वेश्चन देखते ही, तो इतना याद रखना। तो पहला IFCI, तो पहले तो पढ़ेंगे IFCI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब आया ये, 1948, यानी आज़ादी के 1 साल बाद IFCI आ गया था, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1 जुलाई 1948, यानी कब, 1 जुलाई 1948 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI इज टू मेक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल यूनिट। तो देखो इसके नाम में ही क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, तो कहीं ना कहीं ये किसको लोन देगा या किसको फाइनेंस करेगा, इंडस्ट्री को ही, और लॉन्ग टर्म वाली को, और मोस्टली एंड मीडियम टर्म वाली को, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, नहीं पैसा देगा। फंक्शन क्या है इसका देखो, और कितना समय तक के लोन दे सकता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर, ग्रांटिंग लोन इन एडवांस अप टू द 25 ईयर। सब्सक्राइबिंग द शेयर एंड डिवेंचर फ्लोटेड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न, तो जो इंडस्ट्रियाँ क्या करते हैं, शेयर डिवेंचर इशू करती है उनको सब्सक्राइब कर लेगा। ग्रांटिंग लोन इन फॉरेन करेंसी भी लोन दे सकता है भाई ये, ठीक है। गारंटी फॉर डिफरेंट डेफर्ड पेमेंट या डिफर्ड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आप बाहर से कुछ कैपिटल गुड्स मंगा रहे हैं, आप मशीन इक्विपमेंट वगैरह मंगा रहे हैं बाहर से, तो ये गारंटी देगा, यानी IFCI गारंटी दे सकता है कि अगर इस बंदे ने, जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया का बंदा, अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा, आप मशीन भिजवाइए देश के अंदर। तो ये सारी हरकत ये कर सकता है, ठीक है। SFC की फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म तो पूछ ही लेगा, ठीक है। SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कब आया ये, 1953 के अंदर। और पहला SFC कब लगाया गया और कहाँ लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, पंजाब, इन 1953, ठीक है। और आज की डेट में कितने SFC थे हमारे पास, 18 SFC। तो ये दो बातें याद रखनी है, पहला SFC कहाँ लगाएगा, पंजाब में, कब, 1953 में। और आज की डेट में हम कितने SFC कह सकते हैं, हमारे पास है 18, जो गूगल पे कितना हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे जो दे रखा है हमें उससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि चेकिंग इस वाली बुक से हो रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन वेरियस स्टेट। तो जो अलग अलग स्टेट्स में जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या यूनिट्स हैं, उनको बढ़ावा देने का एक तरीके से, ठीक है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का। ICICI बैंक जो है, देखो ICICI क्या है, एक पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, बाद में वो बैंक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब आया ये, 1955 में। एंड द मेन एम ऑफ ICICI टू डेवलप द इंडस्ट्री अंडर द प्राइवेट सेक्टर ओनली। ये किसके लिए काम करता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करता है। जो प्राइवेट बैंक भी ये भी क्या है, प्राइवेट बैंक है ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने का ये काम करता है, ठीक है। SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ 1960, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या बात कर रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसने सोचा, SIDC ने, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ, तो नाम ही क्या है इसके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहा है या रैपिडली ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है। आज की डेट में कितने SIDCs है, 28। यार बहुत बोरिंग चीज़ है मुझे पता है, बट फिर भी कुछ कुछ तो पढ़ ही लेना चाहिए। दो बताया ना ऊपर, एक तो SFC बताया, एक IFCI बताया, ये तो दो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी ये तो एक एक लाइन के, इनको नजर मार लो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई, UTI, देखो ये इंपॉर्टेंट है। UTI कब आया, 1964 में, ठीक है, 1 फरवरी 1964।
द मेन ऑब्जेक्टिव यूटीआई इज टू इंकरेज एंड मोबिलाइज द सेविंग एंड सेविंग ऑफ द कम्युनिटी एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोला, जो कम्युनिटी हैं, जो लोग बाग हैं, उनकी सेविंग को चैनलाइज कर देना, जो लोग पैसा बचाते हैं उनको चैनलाइज इकट्ठा कर देना और फिर जरूरत पड़ने पर उसको प्रोडक्टिव जगह पे यूज करना। एक तरीके से ये फंक्शन कैसे को मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर, जो स्मॉल छोटे मोटे इन्वेस्टर जो होते हैं उनका पैसा मोबिलाइज करना, यानी कि उनको पैसा अपने पास इकट्ठा करना, एक तरीके से फिर चैनलाइज करना दी स्मॉल सेविंग टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और फिर वो कन्वर्ट करना एक तरीके से किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना लार्ज स्केल इकोनॉमीज अमंग ऑल इनकम ग्रुप। फिर ऑल इनकम ग्रुप जो है उनमें एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोन के माध्यम से। ठीक है, आईडीबीआई की फॉर्म भी याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964। तो यूटीआई और आईडीबीआई दोनों 64 के अंदर आए थे, 1964। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1964। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ द इंडस्ट्रियल क्रेडिट। ध्यान रखना, एपेक्स बैंक कौन सा है इंडिया का, वह सेंट्रल बैंक आरबीआई। और एपेक्स बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट किसके ऊपर बात की गई, ध्यान क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तो अब यहां गलती हो जाएगी। वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग द एपेक्स बैंक, बस, ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट। अगर इंडस्ट्रियल क्रेडिट भी पढ़ना चाहते हैं, एपेक्स बैंक का देखना क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल क्रेडिट लिखा है या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो आरबीआई अगर इंडस्ट्रियल क्रेडिट लिखा है एपेक्स बैंक के बाद तो आंसर क्या हो जाएगा, आईडीबीआई। ठीक है, और कब तक था ये, 1976 तक। इट वाज द सब्सिडियरी बैंक ऑफ आरबीआई, क्योंकि ये आरबीआई की सब्सिडियरी थी ना, इसलिए इसको एपेक्स बोला गया। बट आफ्टर 76 इट वाज फॉर्म्ड एज ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन, और फिर 76 के बाद इसको क्या कर देगा, ऑटोनोमस, आजाद कर दिया, जाओ बेटा तुम आजाद हो। ठीक है, तो उस समय तक 76 तक इसको एपेक्स बैंक बोला गया क्रेडिट के अंदर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट के अंदर, और 76 का इसको आजाद कर दिया, जाओ बेटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ आईडीबीआई, इट कैन एस्टैब्लिश द कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये नॉर्मली बात किस पर थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात करता था। डायरेक्ट फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सेव द वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट थ्रू द डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड। तो जो बेचारी वीक इंडस्ट्री थी या वीक जो खराब हो रही थी इंडस्ट्री, बर्बाद हो रही थी, उनको एक तरीके से सेव करने का काम कर रहा था कि किस तरीके डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड दे करके। इट इज द क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर प्राइवेट सेक्टर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन एक और ये बन सकता है कि किसने क्रिएट करा, एक्सपेंड करा और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करा इंडस्ट्रियल यूनिट के अंडर प्राइवेट सेक्टर के तहत। इट ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस कौन कराता है, ये कराता है आईडीबीआई। ठीक है, ओके। एक्सिम बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक्सिम बैंक भी, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया। कब आया है, 1982 में, मार्च 82 में आया ये। इट इज अ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये क्या है, एनबीएफआई है, ये क्या है, एनबीएफआई, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो एनबीएफआई की फुल फॉर्म भी याद रखनी है साथ साथ ही, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है, कन्फाइंड इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन टू फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन जैसे एक्सपोर्ट रीडिस्काउंटिंग, रीफाइनेंस सप्लाई, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस, फॉरेन करेंसी प्रीशिपमेंट क्रेडिट, प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम एंड बाटा इंपॉर्टेंट है भाई, बाटा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस। बाटा की फॉर्म याद करनी है, बाटा किसके अंदर आता है, एक्सिम के अंदर आता है, और बाटा की फॉर्म क्या है, बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, और नाबार्ड तो बचपन से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, नाबार्ड तो पढ़ना ही है भाई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 82, ये भी। तो बाटा और नाबार्ड दोनों ही कब के हैं, 82 के हैं। ठीक है, एक्सिम बैंक और नाबार्ड 82 के अंदर, यह है जुलाई 82 में। इट द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड, क्या किसका रिकमेंडेशन था, क्राफी कार्ड। इट द एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो हमारे पास 3 वो आ गए, एपेक्स बॉडी ऑफ बैंक्स इन इंडिया, आरबीआई सेंट्रल बैंक। ठीक है, एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंस क्रेडिट इंडस्ट्रियल क्रेडिट के तहत कौन था, अपना ऊपर वाला भी आईडीबीआई। ठीक है, 76 तक। और अब कौन आ गया, एग्रीकल्चर में किसको एपेक्स बॉडी बोला गया, नाबार्ड को। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। इट टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसने क्या करा, आरबीआई के पास जो एग्रीकल्चर वाला जो डिपार्टमेंट था वो इसे टेक ओवर कर दिया। ठीक है, इट प्रोवाइड ऑल सोर्सेज रीफाइनेंस द कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक एंड आरआरबीज। इट ऑल्सो प्रोमोट एंड रिसर्च द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के तहत या रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का ये काम करता है। ठीक है, एलआईसी, इसमें तो बस 2 बातें याद रखनी है। established in 1956 and nationalized by 245 private insurance companies. The primary object of nationalized was to protect the interest of the policy holder and avoid the misuse of funds. Secondly, ठीक है, इसका पहला इंटरेस्ट क्या था कि जो पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और उसके फंड को क्या किया जाए, मिसयूज ना किया जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनलाइज वाज टू डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड
सिक्योरिटी ये याद नहीं रखना, छोड़ दो इसको, ठीक है। लास्ट वाला बेकार है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, नंबर कौन याद रखेगा भाई, पागल है ये लोग, ठीक है। GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो LIC होता है लाइफ का, हमारी लाइफ का, इंसानों की लाइफ का, मतलब इंसान की लाइफ का एक तरीके से ना। और जनरल इंश्योरेंस होता है कि इंसानों के अलावा, लाइफ का नहीं होता ये बाकी आइटम का होता है, जैसे अपने बाइक का करवा लिया, कार का करवा लिया, घर का करवा लिया, ये सब जनरल में आ जाता है, ठीक है। तो देखो, इट वॉज फॉर्म्ड एज अ गवर्नमेंट इन 1972 बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ फ्यू बिग कंपनीज, अबाउट 100 स्मॉल कंपनीज वर इन द बिजनेस। एट प्रेजेंट GIC प्रोवाइड 2-4 कंपनीज, दे आर कौन कौन से GIC प्रोवाइड करती जो? NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NIAC न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखो नाम से मेरा आग लगने वाला जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उन लोगों के अंदर ये उन चीज़ों का इंश्योरेंस करते हैं। यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो ये कुछ 4 कंपनी है जो कि GIC करती हैं, ठीक है। मेन GIC का फीचर क्या है? सेल इंश्योरेंस सर्विस अगेंस्ट होम, अगेंस्ट सम फॉर्म ऑफ रिस्क लाइक लॉस ऑफ फिजिकल एसेट ऑफ वेरियस काइंड, फायर एक्सीडेंट, अगेंस्ट पर्सनल सिकनेस एंड एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सेबी की तो फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी आपको, इसके अंदर और तो कुछ पॉइंट नहीं। और सेबी क्या रेगुलेट करता है? स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटीज मार्केट और स्टॉक मार्केट जो कौन रेगुलेट करता है? सेबी, ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, ये तो सिंपल से, तो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट चल रही है, जैसे LIC के अलावा वाली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, टाटा की हो गई, रिलायंस की भी हो गई, ये सब जो होती हैं, ये सब क्या है? स्टार हेल्थ हो गया, ये सब क्या है? LIC तो एक गवर्नमेंट की, बाकी सब क्या है? प्राइवेट है। तो बजाज एलियंस हो गया, तो लिखा ना बजाज एलियंस, भारतीय एक्सा, ये आपने शायद नाम भी सुने होंगे, ठीक है। अविवा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये सब क्या है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसको छोड़ दो, ये पढ़ लो, बहुत है। स्विफ्ट पढ़ लो भाई, स्विफ्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, बिहाइंड हैंड मोस्ट इंटरनेशनल मनी एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर आर द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहले स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या? स्विफ्ट की फुल फॉर्म ये रही, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट सिस्टम इसे बोला गया, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो भी वर्ल्ड में बैंक आपस में कनेक्टेड है, जो इंटर बैंक है, उनके में लिंक करवाता है, किसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है एक दूसरे को इजीली, सिक्योर्ड मैनर में, इनक्रिप्टेड मैनर में। अगर हम मुझे कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मुझे कोई पैसे की बात किसी से करनी है, बैंक टू बैंक, ठीक है, तो एक देश से दूसरे देश के बैंक से, तो मैं स्विफ्ट के माध्यम से पहुंचा सकता हूं, जो कि क्या रहेगा? सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और इनक्रिप्टेड मैनर में हमारा मैसेज, फाइनेंस का मैसेज सामने वाले बैंक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो, स्विफ्ट इज अ ह्यूज मैसेजिंग नेटवर्क बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज्ड टू रैपिडली, प्रिसाइजली एंड सिक्योरली सेंड एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, हम सिक्योरली भेज सकते हैं। जैसे मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अगर हम भेजना भाई पैसा ना इसको ऐसे भेजो, इसको ना यहाँ भेजना, वैसे भेजना, तो ये तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी अगर हम नॉर्मली फोन पे बात करेंगे तो। बट हम इस स्विफ्ट के माध्यम से इजीली सिक्योर मैनर में बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टेड फाइनेंशियल मैसेज कैरियर विच कैन इवेड अ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन बच जाएंगे। स्पेसिफिकली इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, से बैंक एक्स रीच बैंक वाई ओनली। जैसे क्या होगा? एक बैंक से दूसरे बैंक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, सब तक नहीं पहुंचेगी। BIS, it is a globalized world under interlinkage between the domestic economies, banking and financial operation with the rest of the world. International cooperation in terms of smooth running of the banking and financial system is required. तो भाई इंपॉर्टेंट है कि भाई सब लोग क्या करें? आपस में इंटरलिंक होकर के स्मूथली काम करें, ठीक है। हाँ, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। तो ये जो BIS जो है, ये कौन ओन करता है? सेंट्रल बैंक्स। और इसके अंदर जो भी अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी RBI वो भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो BIS को कौन रेगुलेट करता है या कौन ओन करता है? सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। फोस्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड सर्व एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। द मिशन इज टू सपोर्ट सेंट्रल बैंक परस्यू ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना है? बनाए रखना है। थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू एक्ट एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक। Currently 60 central banks और monetary authorities are the member of the Bank for International Settlement। तो अभी कितने 60 बैंक्स और जो इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो इसका क्या है? पार्ट है, और इसमें RBI भी अपना एक मेंबर है, ठीक है। फिर बात करते हैं मुद्रा बैंक की। अब मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक तो बहुत सिंपल है यार, कि ये किससे, जो MSMEs जो होते हैं, नहीं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी का प्रबंध किया गया, जिसके तहत वो लोग लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को
आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीधी बात है। ये 2015 में लॉन्च की गई थी स्कीम, ठीक है। देखो लार्जली डिपेंड ऑन एसएमई, कोई भी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर डिपेंड किस करती है, एमएसएमई पर डिपेंड करती है बहुत हद तक। बट द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर मोस्टली रिलक्टेंट टू प्रोवाइड लोन्स, बट इनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये छोटे बिजनेस हाउस होते हैं, इतने बड़ा इनका बिजनेस नहीं होता, तो इनको लोन देने में लोग कतराते हैं, कहीं पैसे लेकर भाग जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा, या ये लोग बिजनेस अच्छे नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे, तो उनका पैसा भी तो डूब जाएगा। इसलिए लोन मिलने में क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। बट माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक इज द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। It delivers loans at low interest rate and simple rate to the micro finance institution and non-banking financial institutions, ठीक है। हाँ, तो अब ये लोग क्या करते हैं, इनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं सस्ते दरों पे और अच्छे तरीके, सिंपल टर्म्स में। इट वॉज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 8 अप्रैल 2015। तो इसको कब लॉन्च किया गया, 8 अप्रैल 2015 को। द मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी 18। हाँ, लेकिन जिसको लोन मिल रहा है, वो जो लोन ले रहा है उसकी एज कम से कम कितनी, 18 साल तो होनी चाहिए। एंड द मैक्सिमम मुद्रा लोन एज लिमिट इज टू सेट और 65, और आप 65 साल से ज़्यादा की एज के नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या ही बिजनेस करोगे, 65 साल के बाद आराम से मौज करो, जीवन में ऐश करो। लोन कैन बी अवेल्ड बाय नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग बिजनेस। और आप किसके लोन ले सकते हैं, आप सिर्फ लोन ले सकते हैं, आप कोई फार्मिंग का बिजनेस नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ और करो। इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट मस्ट बी 10 लाख और लोअर। और आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, 10 लाख या उससे कम तक का लोन आप ले सकते हैं इसके तहत, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हम और कहाँ से पैसा ले सकते हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन से फंड्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स और डिबेंचर और स्टॉक्स के अलावा। तो बहुत सारे वेंचर कैपिटल में कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी में कर सकते हैं, हेज फंड कर सकते हैं, मैनेज फंड कर सकते हैं, ये सब, ठीक है, जो प्राइवेटली पूल्ड होते हैं। बैड बैंक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। बैड बैंक देखो मैं आपको समझाता हूँ, रीड कर लेना, बहुत सिंपल सी बात है। बैड बैंक क्या होता है कि देखो जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों को लोन देते हैं, लेकिन कुछ उसमें से विजय माल्या जैसे लोग भी निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं और पैसा लेके फरार रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अब बैंकों का तो लॉस हो गया, और बैंक अगर किसी को लोन देता है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एसेट है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो लोन्स और एडवांस बैंक के लिए एसेट होता है। अगर आप भी किसी को लोन दोगे तो क्या होगा, आपके लिए एसेट होगा ना, आपने लोन दिया है, आपको पैसा मिलना है, तो एसेट हो गया। तो बैंक के लिए क्या होती है, एक एसेट होती है, ठीक है, जो उनको क्या करेगी, इनकम देगी, इंटरेस्ट मिलेगा उससे उन्हें, और बाद में पैसा ही मिल जाएगा, तो क्या होती है, एसेट होती है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा भाग जाएगा, फरार हो जाएगा और पैसा नहीं चुकाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, तो वो एसेट कैसे हुई बैंक की, वो एसेट तो बैंक की बर्बाद हो गई, यानी वो इंसान तो बर्बाद बेकार हो गया, उससे पैसा नहीं रिकवर होगा, तो वो एसेट क्या हो गई, खराब हो गई। उस खराब एसेट को क्या बोलते हैं, उस बंदे का नाम क्या पड़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपीए। तो जो भी एनपीए होते हैं, तो बैंकों का तो लॉस हो गया ना, उनको तो पैसा रिकवर नहीं होगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग करने लग जाएंगे, फिर बहुत इजी हो जाएगा, बैंक से लोन लो और चुकाओ मत और अपने मौज करो जीवन के अंदर। इसी समस्या का हल करने के लिए एक स्कीम या एक सिस्टम बनाया गया, जिसे बोला गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तरीके से कंपनी बनाई गई, जिसके अंदर क्या होता है, इन कंपनियों का काम ही क्या होता है कि वसूली करना ऐसे बुरे लोगों से जो लोगों का पैसा लेके फरार हो जाते हैं, बैंक का पैसा लेके फरार होने की कोशिश करते हैं, फरार हो जाते हैं। तो कंपनी वालों के पास बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं, अच्छे इनके पास समझदार लोग भी होते हैं, इजीली पहले प्यार से समझा के पैसा निकलवाएंगे, फिर मनाएंगे, नहीं तो फिर अपने बंदे भेज के आपसे जबरदस्ती पैसा निकलवा लेंगे, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये कंपनी होती है, तो एआरसी कहते हैं, क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको ये बोलते हैं। तो ये लोग ऐसे पैसे निकलवाते हैं और बैंकों से इसके वजह क्या करते हैं, अपनी फीस लेते हैं और बैंक को उनका पैसा वापस मिल जाता है, या फिर ये खरीद लेते हैं उन बेकार एसेट को, जो लोग पैसा नहीं दे रहे उन बैंकों से उन एसेट को खरीद लेते हैं कुछ रेट पर, और फिर बाकी पैसा वो रिकवर कर लेते हैं। बैंकों को अपना पैसा मिल गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का पैसा मिल गया बैंकों को, और बाकी जो एआरसी थी, कंपनी थी, वो रिकवर कर लेगी जा करके। तो ये सीधी सी सिस्टम है पूरा पूरा, ठीक है। तो देखो देखो एआरसी बोलो या एएमसी बोलो, दैट टेक ओवर द बैड लोन्स, जो बुरे लोन्स है, जिनको लोन वो फरार हो गए, बेकार हो गए, ऑफ कमर्शियल बैंक, मैनेज दैम एंड फाइनली रिकवर द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद रिकवर कर लेंगे। द बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट। तो ये डायरेक्टली लोगों से पैसा लेन देन नहीं करता, ना तो ये डिपॉजिट रखेगा ना आपको लोन देगा, बल्कि क्या करता है, वसूली करता है, वसूली भाई है ये। बट हेल्प्स कमर्शियल बैंक क्लीन अप देयर बैलेंस शीट एंड रिजॉल्व बैड लोन्स, ठीक है। इसके बाद बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनका जो बैड डेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो एनपीएस वो कम दिखाई देंगे, उनको पैसा मिल गया ना उसका, तो उनके लिए जरूरत ही नहीं। अब इन इंडियाज बैड बैंक, इंडिया का बैड बैंक कौन है, एनएआरसी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल एक्वायर एंड एग्रीगेट द आइडेंटिफाइड एनपीएस। तो जो ऐसे अकाउंट होते हैं, एनपीए अकाउंट जो होते हैं, उनको रिकवर कर लेता है, यानी उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर मजे करता है फ्रॉम बैंक। एंड इंडिया
इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड IRDCL विल हैंडल द डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस। फिर बाकी क्या करेंगे, प्रोसेस को हैंडल करेंगे अपनी मर्जी से। हेज फंड, हेज फंड देखो इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट ट्रेड इन रिलेटिवली लिक्विड एसेट। हेज फंड क्या होता है, जो ट्रेड किसमें करता है, लिक्विड एसेट में ट्रेड करता है, एंड एबल टू मेक वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट मेथड इन एफर्ट टू एडवांस परफॉर्मेंस सच एज लीवरेज, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव, मतलब जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ये वाला वर्ड, कि करते हैं शॉर्ट टर्म में या बहुत लिक्विड जो एसेट होती है उनमें डील करते हैं, इसको बोलते हैं हेज फंड करना, बस छोड़ दो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, यह आपने शायद पढ़ा हो मेरे ख्याल से, PE रेशियो कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अर्निंग और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के बीच में, पर शेयर की अर्निंग और पर शेयर का मार्केट प्राइस, उसके बीच में क्या रेशियो है वो पता लगाना। किस रेशियो का काम होता है, PE रेशियो का। देखो द प्राइस अर्निंग रेशियो इज ऑल्सो नोन एज PE रेशियो, इज अ रेशियो ऑफ कंपनी शेयर प्राइस। ये क्या है, कंपनी के शेयर प्राइस का रेशियो टू द कंपनीज अर्निंग पर शेयर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको, देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, PE रेशियो, P फॉर मार्केट प्राइस, अर्निंग फॉर EPS, अर्निंग पर शेयर, सिंपल सी बात। द रेशियो इज यूज फॉर वैल्यूइंग कंपनी, ये क्यों यूज किया जाता है, कंपनी की वैल्यूएशन के लिए, एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, कहीं ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। PE रेशियो आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर एनालिस्ट टू डिराइव द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स इन एन एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन, मतलब कि कंपेयर करते हैं भाई एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है और इसकी अर्निंग कितनी है, तो कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं अर्निंग आप झूठी तो नहीं दिखा रहे, मार्केट प्राइस इतना कम है और अर्निंग ज़्यादा दिखा रखे, तो कुछ तो लोचा चल रहा लग रहा है भाई आपके इसमें। इट ऑल्सो यूज टू कंपेयर अ कंपनीज अगेंस्ट इट्स ओन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और टू कंपेयर एग्रीगेट, मतलब कि आप के कॉम्पिटिशन से कंपेयर कर लेंगे या खुद से कंपेयर कर लेंगे, ये लक्ष्य। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल कौन होते हैं, ये जनरली वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपको जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें वेंचर कैपिटल बोलते हैं। देखो इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट प्रोवाइड बाय वेंचर कैपिटल फर्म और द प्रोविजनिंग ऑफ फंड टू स्टार्टअप्स। क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह की, ठीक है, ऑन अर्ली स्टेज ऑफ शुरुआत में, एंड इमर्जिंग कंपनीज दैट आर बिलीव टू हैव हाई ग्रोथ, और जो वो ये कि आपको जिस कंपनी में पोटेंशियल नजर आ रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जिसमें नहीं यार नहीं करोगे। तो कौन करता है, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली वेंचर कैपिटल भी करते हैं, ठीक है, विच हैव एस्टैब्लिश हाई ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्किल ऑफ ऑपरेशन, मार्केट पावर, इनके पास सब कुछ ज़्यादा होता है और ज़्यादा पैसा भी होता है, ज़्यादा लोग भी होते हैं, तो इनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, देखो कब आया ये, 1966 में। द मेन एम ऑफ ADB वाज टू प्रमोट द सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो आपको याद रखना पड़ेगा, सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने के लिए किसने फोकस करा, एशिया और पैसिफिक में, ADB, ठीक है। इट इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ 37 कंट्रीज फ्रॉम रीजन एंड 16 कंट्री फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, तो जो 37 कंट्री वो हैं जो रीजन के अंदर आती हैं और 16 कंट्री वो जो इसके बाहर है। इट हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, मनीला में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में, ठीक है, वनीला नहीं मनीला, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन इज नाउ द मेन मिशन, अब ADB का अब क्या मेन मिशन है भाई, गरीबी हटाना, ये है। अब लास्ट से कुछ पहले IMF, लास्ट में IMF थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, उसको पढ़ लेते हैं। अरे कहाँ गया बे, ये रहा IMF, देख लो। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1947, कब आई, 1947 में। वन ऑफ द आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और ये किसका आउटकम है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम है वो क्या है, IMF है, ठीक है, और भी हैं बट IMF उनमें से एक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ IMF टू एडमिनिस्टर अ कोड ऑफ फेयर प्रैक्टिस इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टू मेक लोन टू द इकोनॉमिक एक्सपेंस टेम्पररी डेफिसिट इन द BOP, और जो भी कंट्रीज को BOP का जो डेफिसिट हो रहा है उसकी भरपाई करना, एक तरीके से उसमें हेल्प करना, ठीक है। कोटा, इट इज अ मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड इंटरनेशनल ट्रेड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब कोटा पार्टली इन गोल्ड 25% एंड पार्टली इन डोमेस्टिक करेंसी 75%, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, 25% आपको गोल्ड में करना पड़ेगा, अपना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और 75% डोमेस्टिक करेंसी में। Exchange rate, member of IMF had to declare that par value of national currency in terms of gold or American dollar. Once the par value of different currency is fixed, it become easy to determine the rate of exchange between two countries. तो दो कंट्रीज के बीच में कैसे एक्सचेंज रेट तय किया जाएगा, तो एक बार अगर आपने फिक्स कर लिया डिफरेंट कंट्री की पार वैल्यू को, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR कब आया, 1969 में, was first introduced in 1969. It is a special currency issued by IMF for two reasons. IMF created SDR. They are
टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया भर में अगर गोल्ड की कमी है तो उससे उभरने के लिए क्या किसको बनाया गया, एसडीआर को, और टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ गोल्ड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, और जो गोल्ड है वो नेशनल बाउंड्री से बाहर ना जाए उसको अवॉइड करने के लिए। एसडीआर इन कूपन, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ गोल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड किसे बोला गया, एसडीआर को, ध्यान रखना, इट्स लाइक अ कूपन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कब आया, 1947 में, ठीक है। ये भी क्या था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का एक आउटकम था, ठीक है, जिसने वर्ल्ड बैंक बनाया। द मेन एम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज टू हेल्प रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर कंट्रीज डैमेज ड्यू टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड बैंक क्यों आया था, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो डैमेज हुआ कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। द ओरिजिनल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज द, ओरिजिनल नेम क्या है इसका, द इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है, ठीक है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 एंड एफिलिएटेड टू द वर्ल्ड बैंक। द मेन एम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDA इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू लो डेवलपमेंट कंट्रीज, जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको असिस्टेंस देने के लिए, LDC फ्लो में याद रखना, हुज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $520, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रांट द क्रेडिट ऑन चीप टर्म कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक लोन। तो ये सब इसके अंदर बताया गया। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि LDC की हेल्प करने के लिए IDA को बनाया गया था, और पर कैपिटल इनकम जिनकी $520 से भी कम थी उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ये था। और 3.4 आ गया इसका, तो हमारा 3.3 खत्म हो गया पूरा डिटेल में, लाइन बाय लाइन हमने सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से कि हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है इसके अंदर, और बहुत सिंपल है, अच्छा है, ईजी है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही जोर शोर से करते रहें और बने रहें, लगातार पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।